थैंक यू फॉर शोइंग दिस फिल्म। साथियों, अब मैं आपका परिचय करवाता हूं एक ऐसी शख्सियत से जो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जिनको हम अगर एक इनक्रेडिबल इंडियन बोले तो कम है। ही इज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सनैलिटी। मिस्टर एमएल मंटो is an agriculture graduate from one of India's topmost institute, and he has been youngest advisor to Government of India. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को तो एडवाइस करते ही रहे हैं। उन्होंने बहुत से प्रोजेक्ट्स किए हैं जिसमें लद्दाख के हिल्स में, जो कि कोल्ड डेजर्ट का एरिया है और जहां कुछ भी नहीं होता, जैंसकार में, बासगो में, कारगिल में, जम्मू कश्मीर में, और उन्होंने डेवलपमेंट प्लान्स बनाए हैं सिक्किम के लिए, राजस्थान के थार डेजर्ट के लिए, कर्नाटक के लिए। वो कर्नाटक हाउसिंग बोर्ड के एडवाइजर रहे। मैसूर मिनरल्स, जो एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, उसका टर्न अराउंड किया उन्होंने। एम्बेसी ऑफ इजराइल के एडवाइजर हैं इन इन आइटम्स लाइक एग्री बिजनेस, टेलीकॉम एटसेट्रा। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एडवाइजर हैं। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के एडवाइजर रहे हैं, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के एडवाइजर रहे हैं, एंड ही इज वन ऑफ द मोस्ट पायनियर पर्सन इन इंडिया इन वेस्टलैंड डेवलपमेंट। He has been also the marketing head of Monsanto, one of the largest agribusiness company in the world. He has also received an outstanding award from USA for latest agriculture technology, irrigation technology. This is called International Trailblazer Award. आप दुनिया के 25 देशों में इस तरह के काम कर चुके हैं और एक अद्भुत प्रतिभा के धनी हैं। ऐसे आउटस्टैंडिंग पर्सनालिटी मिस्टर एमएल मंटो जी का हम आज के इस प्रोग्राम में, जिसका नाम है जीना इसी का नाम है, इसमें हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं मंटो जी। और मैं ये बताना चाहता हूं कि आप जिस तरह की इनक्रेडिबल पर्सनालिटी के आप धनी हैं, उससे आज हमें गर्व है की अनुभूति होती है कि आप एक बहुत ही शानदार आप देश के विकास में एक अहम भूमिका निभा रहे हैं। साथियों, मैं मंटो जी को इनवाइट करना चाहता हूं ये बोलने के लिए, बताने के लिए कि किस प्रकार से मंटो जी, किस प्रकार से आप अपने बिजनेस में, किस प्रकार से हम हमारे देश के एग्रीकल्चर और टोटल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए आपका जो एक जिसको बोलते हैं मेगा प्लान क्या है, आप हमसे रिवील करेंगे वो मेगा प्लान जिसके ऊपर काम करके आप देश की कृषि क्रांति लाने का काम कर रहे हैं। तो ये किस तरह के आपका प्लान है और इसका आपका जो मिशन है उसके बारे में हम आपसे जानना चाहते हैं। ओवर टू यू मंटो जी। बहुत बहुत स्वागत के साथ में मैं आपको इनवाइट कर रहा हूं मंटो जी। जहां ये म्यूट नहीं है उसको म्यूट कर दें ताकि हम बाकी सब लोग आराम से सुन सकें। यस, ओवर टू मंटो जी। तो हम लोग सबसे पहले आपसे आपके मिशन के बारे में जानना चाहते हैं कि किस प्रकार से ये कृषि क्रांति लाकर देश के आर्थिक विकास में आप ये परिवर्तन कर रहे हैं। ये मिशन क्या है और इसको आपके जहन में ये बात आई कैसे? पहले तो ये आपने वर्ड किया था यूज बिजनेस, ये बिजनेस नहीं है। जी जी जी। पहली बात तो ये बिजनेस नहीं है, और मैं थोड़ा सा अनयूजुअल काम करना चाहता था, लेकिन ये जो है कोई ऐसा ब्लूप्रिंट मैंने अपने लिए कुछ नहीं बनाया, ये डेस्टिनी का पार्ट समझ लीजिए। तो मैंने इसमें जानबूझ के तो कुछ नहीं किया, एक्चुअली ये डेस्टिनी ही चला रही है, कहाँ ले जा रही है, कहाँ पहुंचा रही है मुझे, और क्या क्या काम मेरे हाथों से हो रहा है, ये मेरे ख्याल में डेस्टिनी का ज्यादा इसमें रोल है। मेरा थोड़ा बहुत ही इसमें योगदान है, नंबर 1। लेकिन जो अपनी तरफ से मैंने किया कि जितनी रूटीन की आइटम्स थी, जैसे यूनिवर्सिटी में मैंने डॉक्टरेट भी कर लिया था या कर रहा था, तो उस वक्त वहां की कुछ पोस्टिंग्स अवेलेबल थी मेरे पास इमीडिएटली ज्वाइन करने की, मैंने वो नहीं किया। जेएनके में मेरे पास ऑप्शंस थे अच्छी पोजीशंस के लिए, वो मैंने नहीं किया। स्पीकिंग सही है।
अपने फैमिली बिजनेस जो हमारा जो रजवाड़ा था, ये तो तेज कर ले, लाइट तेज कर ले, लाइट मत पीए तो एप्पल बिजनेस था हमारे में पिछले मंटो जी आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। अब ठीक है? हाँ, थोड़ा सा शायद मुझे लगता है माइक्रोफोन आपको नजदीक लाना पड़ेगा। जी, अब ठीक है? जी जी जी, प्लीज कैरी ऑन। तो मैंने जो है रूटीन वाली अपॉर्चुनिटीज को नहीं अपनाया, नंबर वन। और मैं थोड़ा सा हट के काम करना चाहता था, लेकिन शुरू में ही पता नहीं कैसे, मुझे अभी तो ध्यान भी नहीं है कि दो सब्जेक्ट्स मैंने अडॉप्ट कर लिए। एक तो था वेस्टलैंड डेवलपमेंट का, एक था इरिगेशन का। और मुझे ये लगा उस वक्त एग्रीकल्चर की पढ़ाई करते करते कि आगे आने वाले समय में ये दोनों चीजें बहुत क्रूशियल होने वाली हैं, इरिगेशन और वेस्टलैंड। तो अब जो है वेस्टलैंड का जो इवन प्रधानमंत्री जी ने भी अभी कॉल दिया था पिछले सितंबर को कि टू इंडिया मस्ट डेवलप 26 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ वेस्टलैंड्स बाय 2030। और हम जो है पिछले 30-40 साल से तो इसी पे लगे हुए हैं, और कोई घास नहीं डालता था, किसी को समझ भी नहीं आता था। आज भी बहुत कम लोगों को समझ आ रहा है कि वेस्टलैंड डेवलपमेंट में हम क्या करते हैं। तो ये थोड़ा सा अनयूजुअल सा सब्जेक्ट था, जबकि बाकी लोग जो है रूटीन सब्जेक्ट्स में अपना लगे हुए थे, कमाई भी कर रहे थे। मैं तो इसमें अपने घर से भी पैसे लगा रहा था, अपनी जेब में भी पैसे लगा रहा था। तो अब जाके ये किसी एक स्टेज पे पहुंच गया है जहां लोगों को इसके रिजल्ट्स दिख रहे हैं और देश इसको अपनाने लग गया, रिकॉग्नाइज करने लग गया। तो नक्शल में तो ये प्लान जो है ऊपर वाले का है, और हम इसमें जो है सिर्फ अपनी बुद्धि यहीं तक यूज की है कि 20, 25, 30 साल के बाद कौन सा सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट रहेगा देश के लिए, वो हमें थोड़ा सा उसका ज्ञान हुआ था पहले, बस और कुछ नहीं। बाकी तो ये डेस्टिनी का ही पार्ट है, मेरा कोई इसमें ज्यादा योगदान नहीं है। हाँ मंटो जी, ये बहुत मॉडेस्टी है आपकी कि आप बोल रहे हैं कि इसमें मेरा योगदान नहीं है, बट दिस इज अ ग्रेट विजन। और ये पूरे हिंदुस्तान की आर्थिक क्रांति लाने की ताकत रखता है। ये एक आपके लिए छोटा सा आइडिया है, पर देश के लिए बहुत बड़ा आइडिया है। मेरा अगला क्वेश्चन मंटो जी आपको ये है कि ये लद्दाख में केसर उगाना, लद्दाख में अखरोट, एप्पल, एप्रिकॉट, हींग की खेती इस कोल्ड डिजर्ट में हो पाएगी, ये आपको विश्वास कहां से आया? विश्वास तो पहले ये था कि अगर कोई भी प्लांट कहीं भी उगता है तो आप कोई भी एग्रीकल्चर कर सकते हैं वहां पर, नंबर वन। दूसरा जो है, मैंने जैसे पहले बताया कि ये डेस्टिनी का पार्ट है। मैं लद्दाख तो किसी और काम से गया था, लेकिन वहां के डीसी ने कहा कि आप जो है इतना अच्छा काम करते तो लद्दाख में भी करके दिखाए तब माने। तो उस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया और वहां फंस गए और करना शुरू कर दिया। अब जब बारी आती है कि क्रॉपिंग प्लान का, क्रॉपिंग प्लान भी जैसे मैंने कहा, ये एक्चुअली कुछ प्लान नहीं किया है। आप डीपीआर देखेंगे तो उसमें सैफरन का मेंशन नहीं है, हींग का मेंशन नहीं है। लेकिन जैसे जैसे चलते गए ये सारी एक्टिविटीज जो है पता नहीं कहां से आ जाती हैं और इसमें ऐड हो जाते हैं। लोग भी कहां से आ जाते हैं और इसमें जुड़ जाते हैं। तो मेरा कोई खास इसमें जो है कोई प्लान नहीं है, ब्लूप्रिंट नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये ऊपर वाले की जो है करतूत है, मेरी नहीं है कुछ भी इसमें। तो यहाँ जब हम बेसिक डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाया था लद्दाख के लिए, तो बेसिक चीजें जो वहां होती हैं, एप्पल है, एप्रिकॉट है, तो वहां से शुरू किया, प्लस एग्रो फॉरेस्ट्री। लेकिन थोड़े दिनों बाद जो है किसी वजह से, किसी कारण से मेरा कांटेक्ट, संपर्क हुआ CSIR के साथ, काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, जो भारत सरकार की एक बहुत ही अच्छी
ऑर्गेनाइजेशन है रिसर्च रिलेटेड, तो उनके कैंपसेस हैं पूरे देश में हमारे फैले हुए हैं। तो हिमाचल में पालमपुर में एक सेंटर है जो हिमालयन रीजन को डील करता है, अरुणाचल प्रदेश से लेके लद्दाख तक जितना भी हिमालयन ट्रैक है उसका जो उसके अंदर जो रिसर्च होती है, उसमें जो कल्टीवेशन होती है, उसके लिए ये नई नई टेक्निक्स और नई रिसर्च करते रहते हैं। उनके साथ संपर्क हुआ तो उन्होंने कहा कि क्या आप तैयार हैं लद्दाख में सैफरन ट्राई करने के लिए, क्योंकि मैं कश्मीर से आता हूं तो मैं तो उछल पड़ा इस ऑफर से। मैंने कहा बिल्कुल। तो हमने वहां से उसके जो कॉर्न्स होते हैं, बल्ब्स होते हैं, वो ले गए वहां पर लद्दाख में और लगा दिया, और ऊपर बाकी जो है ऊपर वाले ने उसमें चमत्कार कर दिया कि कश्मीर से भी थोड़ा सा बेटर सैफरन क्वालिटी आ गई वहां पर, और वो भी लगभग 60 डेज के अंदर, 58 डेज में ही सैफरन के फूल निकल आए। तो ये तो वहां एक चमत्कार हुआ। ये देख के CSIR ने दूसरा जो प्रोडक्ट है हींग, जो हम एक भी दाना नहीं उगाते हैं अपने देश में, सारा इंपोर्ट होता है। आपके घर में, हमारे घर में, सभी के घरों में हींग जो है 2-3 बार दिन में इस्तेमाल होती है हमारे किचन में। हींग का तड़का जो है बिना हींग के तो लग ही नहीं सकता है। तो और वो ये सारा ही हम इंपोर्ट करते हैं। तो सैफरन की जो सक्सेस देख के CSIR वालों ने हमसे फिर पूछा कि आप हींग उगाने के लिए तैयार हैं? तो मैंने कहा बिल्कुल तैयार है। तो उसका भी एक एग्रीमेंट कर दिया हमने। तो कहने का ये है कि मैं तो हमेशा ही तैयार रहता हूं, मैं किसी भी चीज के लिए ना नहीं करने वाला हूं इस दुनिया में। आप मुझे कहेंगे कि चांद पे भी कुछ उगाना है तो मैं अगले दिन जो है रॉकेट पकड़ के वहां भी जाने को तैयार हूँ। ऋषभ जी तैयार रहेंगे मेरे साथ जाने के लिए तो मैं तो वहां भी जाने को तैयार हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड। सर, मंटो जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि एक केसर का रेट क्या होता है? शायद करीब 1 लाख रुपए किलो होता है। नहीं, उससे भी ज्यादा होता है, तो 2-3 लाख रुपए किलो है। 2-3 लाख रुपए किलो का केसर होता है, और हींग भी करीब करीब 20,000 रुपए किलो होती है। तो इतनी महंगी चीजें जो हम आम लोग उगाने की सोच भी नहीं सकते, और आपने उसको एक रेगिस्तान में उगा दिया और इतने वैल्यू एडेड प्रोडक्ट उससे बना दिए। तो ये हौसला के ये सब हो सकता है हमारे यहाँ, जहां कुछ नहीं होता वहां ये हो सकता है। ये विचार आपके मन में कहां से प्रेरणा मिली आपको? मेरे मन में तो एक ही विचार है कि इम्पॉसिबल वर्ड कोई होता नहीं है। ओ, बस। तो अब अगर इम्पॉसिबल वर्ड नहीं है तो बाकी तो सारा ही पॉसिबल कैटेगरी में आ जाता है ना। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सर मंटो जी, आपके बारे में एक बात ये सुनी है मैंने कि आपने अपने मिशन में जितने लोगों को जोड़ा, चाहे लद्दाख में, कश्मीर में या राजस्थान में, कहीं भी, तो आपने जिन लोगों को अपने मिशन से जोड़ा वो सब के सब आपके साथ जुड़कर लखपति तो बन ही गए। गांव का एक एक व्यक्ति लखपति बन गया। कैसे हुआ ये करिश्मा? क्या आप बता सकते हैं कैसे गांव के हर व्यक्ति को आपने लखपति बना दिया? अब जैसे एक गांव है रामबीरपुर, जहां पहला प्रोजेक्ट हमारा लद्दाख में शुरू हुआ, और इसमें 219 घर हैं, हाउस होल्ड जो है 219 है। 219 में से 47 के करीब विदाउट लैंड है, लैंडलेस है। तो सारे लोग गरीब हैं जनरली। सबसे ज्यादा जो किसी के पास जमीन है वो मेरे ख्याल में 5 कनाल के करीब है, वो लेस देन 1 एकड़, हाफ एकड़ से थोड़ा सा ज्यादा है। तो जब लैंड इतनी कम है और ओवरऑल जो है सारे शेड्यूल्ड ट्राइब लोग हैं, रिमोट एरिया में रहते हैं, 6 महीना ही काम करते हैं, 6 महीना इतनी सर्दी होती तो आप घर से बाहर भी नहीं निकल सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज नेग्लिजिबल हैं, तो गरीबी बहुत है। और उसमें से 47 हाउस होल्ड वो लैंडलेस थे, तो उनकी हालत सबसे खस्ता थी। अब जब ये प्रोजेक्ट वहां शुरू किया और कोऑपरेटिव, उन्हीं लोगों का कोऑपरेटिव मैंने बनवा दिया, और कोऑपरेटिव बनाने के बाद डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज से बात की,
कि आप जो है ये पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड जो हजारों सालों से बंजर पड़ा हुआ है, इसको आप कोऑपरेटिव में डाल दीजिए और मैं उसको डेवलप करने का ठेका ले लेता हूँ, रेस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता हूँ। तो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज ने मान लिया और वहां की जो काउंसिल है, गवर्नमेंट है, लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल, उनके जो चीफ थे, चीफ मिनिस्टर के बराबर होते हैं सीईसी, उनकी डेथ हो गई अभी, डॉक्टर सोनम दावा थे उस वक्त, वो उन्होंने मेरे ऊपर विश्वास किया, थोड़ा सा रुक रुक के ही विश्वास तो कर लिया कि हाँ ठीक है करने देते हैं। पहले वो सोच रहे थे कोई चालाकी हो सकती है एमएल मांटू की, कहीं जमीन उठा के तो नहीं ले जाएंगे ये गुड़गांव। तो बाद में जब पता लगा कि इतनी जमीन जो है अलाउड नहीं है जहाज में भी ले जाना, तो फिर वो विश्वास करना शुरू कर दिया उन्होंने कि हाँ आप डेवलप कर सकते हैं। तो जब इसका हमने एग्रीमेंट्स वगैरह बना दिए, तो मेरा जो फॉर्मूला था, जो मॉडल हमने एक यूनिक मॉडल डेवलप किया वहां पर वेस्टलैंड को कल्टिवेबल बनाने के लिए, एक यूनिक मॉडल बनाया है, डिस्ट्रीब्यूटेड ओनरशिप मॉडल। तो इसमें यह है कि अगर हमने 2500 एकड़ का गवर्नमेंट के साथ लीज कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, गवर्नमेंट को मैंने कन्विंस कर दिया कि हम जो है 12-12 कनाल, 1.5 एकड़ जमीन जो है हर एक हाउस होल्ड को ट्रांसफर कर देते उनके नाम पे, और उनसे एक कंट्रीब्यूशन ले लेते प्रोजेक्ट के लिए। तो 54,000 ईच हाउस होल्ड से हमने कंट्रीब्यूशन मांगा, ताकि उनकी ओनरशिप और उनका जो है इसमें लगाव बढ़ जाए प्रोजेक्ट के लिए। अगर उनका कोई पैसा नहीं लगता है तो उनका कोई उसमें जो है ओनरशिप और जो फीलिंग है वो प्रोजेक्ट के लिए नहीं आती है। उनका 1 रुपए लगता है या 54,000 रुपीज लगते हैं, तो उनकी एक ओनरशिप आ जाती है प्रोजेक्ट के साथ, लगाव आ जाता है। तो उस हिसाब से हमने एक फॉर्मूला बना दिया कि 54,000 हम फार्मर्स से ले लेंगे, विलेजर्स से ले लेंगे, और रिटर्न में उनको 1.5 एकड़ जमीन सबको 219 के 219 फैमिलीज को ट्रांसफर कर देंगे। तो उससे क्या हुआ, सबसे पहले जो है कोई भी प्रोजेक्ट करने का जो ऑब्जेक्टिव होता है कि लोगों का उसमें भलाई होनी चाहिए, उसका फायदा होना चाहिए, बेनिफिट होना चाहिए। तो इसमें सबसे पहला बेनिफिट जो लोगों को हुआ वो सोशियो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी हमने खत्म कर दी। सारे जो है लैंड ओनर्स हो गए, एसेट लेस फैमिलीज जो है एसेट ओनिंग फैमिलीज हो गई। तो और वहां पर जो है, क्योंकि ये हाईवे के साथ है प्रोजेक्ट, वहां पर सर्कल रेट जो है वो 2 लाख रुपए कनाल है। एक कनाल की कीमत जो है 2 लाख रुपए है, और 12-12 कनाल हमने एक एक हाउस होल्ड को ट्रांसफर करा दिया। आप समझ रहे मेरी बात? तो 24 लाख रुपए की जमीन उनके नाम पे उसी दिन आ गई, 24 लाख की जमीन। और उन्होंने कंट्रीब्यूट कितना किया, वन टाइम कंट्रीब्यूशन 54,000 का। और उसके बाद जो कोऑपरेटिव में उनकी ओनरशिप 50% रख दी। 50% ओनरशिप का मतलब जो भी अगले 100 साल तक, 150 साल तक, जब तक ये प्रोजेक्ट चलता है, उसमें जो भी प्रॉफिट आएगा उसका 50% ये 219 फैमिलीज में बांटा जाएगा रेकरिंग बेसिस पे। तो यहां से ये लखपति बन जाते हैं, एक एसेट ओनिंग फैमिलीज बन जाते हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो हाईवे के ऊपर इनकी जमीन है, हालांकि वो उसमें बेच नहीं सकते हैं, कोई रियल एस्टेट नहीं कर सकते, लेकिन नाम तो उनके हो गई। डीसी ने उनके लिए जो है रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में उनका नाम एंटर कर दिया। तो इस हिसाब से रातों रात वो जो है लखपति हो गए। ये आपके सवाल का जवाब था। मंटो जी, अगला क्वेश्चन ये है, थोड़ा लाइटर मूड में बात कर रहा हूं मैं आपसे, कि लद्दाख में जो आपने कमाल दिखाया उससे लद्दाख की इकोनॉमी ग्रो हो गई। लद्दाख की इकोनॉमी ग्रो हो गई, वहां पर टूरिज्म बढ़ गया, और उसका नतीजा क्या निकला? चीन की नजर उस पर पड़ी, और मुझे ऐसा लगता है कि इसमें आपके जो प्रोजेक्ट से जो वहां प्रॉस्पेरिटी आई, इसका बहुत बड़ा रोल है कि चीन की नजर वहां पर पड़ने लग गई है।
तो आपका कहने का मतलब है मेरी वजह से चीन जो है इनवाइट हो गया है वहां पर। मैं तो क्रेडिट देना चाह रहा हूं आपको। तो अगर मैं राजस्थान में शुरू कर दूंगा तो पाकिस्तान आ जाएगा फिर। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। और अल्टीमेटली मंत्र तो हमारा यही है कि हमारे प्रॉस्पेरिटी आनी चाहिए। जी मंटो जी, आपने राजस्थान की बात की। प्रॉस्पेरिटी जो है इतने जी। आपने राजस्थान की बात शुरू की तो मुझे ध्यान आ रहा है कि आपने न सिर्फ लद्दाख के कोल्ड डेजर्ट में काम किया, न सिर्फ सिक्किम के कोल्ड डेजर्ट के लिए प्लान किया, बल्कि थार के जो रेगिस्तान है, जो कि दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट डेजर्ट एरिया है, वहां के लिए भी प्लान किया। तो वो प्लान क्या है, उसके बारे में भी थोड़ा सा बताएं। वो तो सबसे पहला तो उसी का प्लान था, वो अर्ली 90s में हमने बनाया था जोधपुर में। यही एक 1000 हेक्टेयर्स का एक प्लॉट है जोधपुर जैसलमेर हाईवे पे, फलोदी गांव के पास में। तो ये मैंने 94 95 में इसका जो है और वर्ल्ड बैंक से इसके लिए जो है मैंने लोन भी सैंक्शन करा दिया था। तो इसमें जो है एक्चुअली वहां जमीन में कुछ भी नहीं हो रहा है, मतलब वहां तो जंगली घास भी नहीं होती है। लेकिन मैंने वहां काजरी को अपॉइंट किया था थोड़ा सा सॉइल एंड वाटर टेस्टिंग के लिए, और ये पाया कि नीचे ग्राउंड वाटर तो है लेकिन वो सैलाइन है। तो उस बेसिस पे मैंने एक वहां के स्पेसिफिक प्रोजेक्ट प्लान बना दिया था ऑरेंजेस ग्रो करने का, जो मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन में यूनिवर्सिटी में टॉपिक था स्टडी का, ऑरेंजेस। तो ऑरेंजेस ग्रो करके उसको डीबिटरिंग करके उसका ऑरेंज जूस और ऑरेंज जूस कंसंट्रेट बनाने का था। लेकिन न्यूक्लियर टेस्टिंग होने की वजह से 98 में जो 11th एंड 13th मई को न्यूक्लियर टेस्टिंग हुआ था वहां, उस वजह से हमारे प्रोजेक्ट पे भी सैंक्शन लग के वो बंद हो गया था। अब हमने वो उसको दोबारा रीस्टार्ट कर रहे हैं 20-22 साल के बाद। तो उसको रीस्टार्ट कर रहे हैं अभी, मेरे ख्याल में एक आध साल में उसकी भी आपको वीडियो वगैरह मिल जाएगी, तो उस पर भी आप ग्रेट ग्रेट, वेरी गुड वेरी गुड। लेकिन सर, ये राजस्थान और लद्दाख और सिक्किम, ये तो ठीक है। इसके अलावा आपने जो प्लेन लैंड्स हैं जैसे हरियाणा और कर्नाटक, वहां भी आपने कुछ प्रोजेक्ट्स किए। उनके बारे में भी बताएं कि हरियाणा और कर्नाटक में आपके प्रोजेक्ट किस तरह से चले। प्रोजेक्ट्स तो हमने इंडिविजुअल लेवल पे नहीं किए, लेकिन जो वहां चल रहे हैं प्रोजेक्ट्स या गवर्नमेंट चला रही है तो उसमें हम उनको असिस्ट करते हैं, उसमें हम उनको मदद करते हैं। लेकिन जी अभी जी जो हमने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में नवंबर 22 को हमारी डिटेल प्रेजेंटेशन हुई थी, 22 नवंबर 2019 को। तो जी उसमें हमने ब्लूप्रिंट अपना दे दिया है, ताकि 500 डिस्ट्रिक्ट्स जो है हमारे देश के, हर डिस्ट्रिक्ट में ये लद्दाख और जोधपुर जैसे प्रोजेक्ट्स, हर डिस्ट्रिक्ट में 2-2 प्रोजेक्ट्स करने का। क्योंकि हमारे जो है देश में काफी सारी वेस्टलैंड पड़ी हुई है और वो हर डिस्ट्रिक्ट में फैली हुई है। पूरे ये जो वेस्टलैंड है पूरे कंट्री में फैली हुई है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो हर डिस्ट्रिक्ट में 2-2 प्रोजेक्ट करने के हैं, 1000 हेक्टेयर्स ईच। वेरी गुड। सो इट्स अ मेगा प्लान। और मुझे लगता है कि जिस दिन ये प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट हो गया, उस दिन देश में एक नई कृषि क्रांति आ जाएगी, मुझे ऐसा लग रहा है। और जिस दिन वो कृषि क्रांति आ गई, हमारा देश आर्थिक रूप से बहुत तेजी से विकास के पथ पे आगे बढ़ जाएगा। नेचुरली आपका इसमें बहुत बड़ा योगदान है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि हमारे साथ जो जुड़े अभी ऑडियंस है, इनके मन में एक विश्वास, एक सोच आ रही है। जिस तरह से आप बता रहे हैं कि हमने 500 डिस्ट्रिक्ट का एक प्लान बनाया है, तो ये 500 डिस्ट्रिक्ट में जब ये प्लान बनेगा तो नेचुरली आप एक अकेला व्यक्ति तो करेगा नहीं, बहुत सारे लोगों को जोड़ना पड़ेगा। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि यहाँ जो लोग मौजूद हैं, ज्यादातर लोग तो व्यापारी वर्ग से आते हैं, क्या इनके लिए इनमें कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज भी है क्या? पहली बात जो है, मैं ये काम अकेला तो कभी नहीं करूंगा। मेरा जी सिर्फ प्लान रहेगा और मेरा ओवरऑल जो है
प्लानिंग में मेरा रोल रहेगा, नंबर 1 कंसीव करने का मेरा रोल रहेगा, और उसके बाद में तो ऑलरेडी बहुत सारे डजन्स ऑफ पीपल हैव ऑलरेडी स्टार्टेड ज्वाइनिंग मी इन दिस प्रोसेस, नंबर 1। और हर रोज जो है नए नए लोग जुड़ते जा रहे हैं। अब जो है बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस जुड़ रही हैं, तो वो सारा लोड मेरे अकेले उस पे नहीं है। मेरा सिर्फ ये काम है विजुलाइज करना और एक नहीं होने वाली चीज को पॉसिबल बनाना। तो पहले तो वो मंत्र भी तो कोई देगा ना, मतलब कि हाँ भाई ये पॉसिबल है इस जगह पे, तो हजारों सालों में कहीं कुछ नहीं हुआ है, तो उस जगह पे कुछ होना है। तो किसी ने ये डिसाइड करना है, हाँ भाई इसमें होगा। जैसे चंद्रमा पे किसी ने जाना है या मार्स पे जाना है, तो कोई तो डिसाइड करता है ना कि जाना है, उसके बाद ही बाकी लोग जाते हैं, उसके बाद तो बाकी बहुत सारे लोग दौड़ में आ जाते हैं। वही काम अपना रहता है इसमें कि हाँ भाई हम किसी भी जगह को कल्टीवेबल बना सकते हैं, और उसके बाद तो काफी सारी टीम्स लग जाती है। अब बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस, अभी मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो है जिनका पूरे देश में नेटवर्क फैला हुआ है, वो सब जुड़ रहे हैं हमारे साथ। तो इसलिए हमारा मैन पावर की कोई कमी नहीं होगी, नेटवर्क की कोई कमी नहीं होगी। तो इस तरह से ये सारा सिस्टम जो है वो चलेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था आपका? नहीं मंटो जी, मेरा ये पूछना था कि लोग आपके साथ में इस मिशन में जुड़ना चाहेंगे तो उनको क्या करना होगा? क्योंकि ये जो वेस्टलैंड है ये ज्यादातर तो सरकार के अधिकार में होती है, तो सरकार से उसको अलॉट करवा के और उसका डेवलपमेंट करना पड़ेगा, आपकी एजेंसी के साथ में टाई अप करके और कुछ करना होगा। तो इसकी क्या प्रोसेस होगी, लोगों को किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए, इसके बारे में कुछ स्टेप वाइज गाइडलाइन दे पाएंगे क्या? पहला जो है, दूसरा क्वेश्चन ये था, पहले वाले क्वेश्चन में दूसरा पार्ट ये था कि बिजनेस अपॉर्चुनिटीज कितनी निकलती है इसमें। जी, इसमें तो एनॉर्मस बिजनेस, ये हर एक एक्टिविटी जो है बिजनेस एक्टिविटी आ जाती है, जी, क्योंकि पहले दिन से ही वो बिजनेस शुरू हो जाता है। अगर आप बिजनेस एंगल से आप देखेंगे, मेरा तो डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देखता हूं, लेकिन बिजनेस जो है पहले दिन से ही शुरू हो जाता है। पहले दिन से ही फेंसिंग करनी पड़ती है। सबसे पहले जो है आपका जो दूसरे सवाल में था कि ये जमीन जो सरकारी होती है, कोऑपरेटिव बना के वो जमीन को जो है लीज करना पड़ता है कोऑपरेटिव को। जी, तो उसका एक फॉर्मूला बना है, गवर्नमेंट के पास भी एक सिस्टम बना है उसका। हमने उस सिस्टम को और रिफाइन करके बहुत इजी बना दिया है ताकि वो इजीली ट्रांसफर हो जाए जमीन कोऑपरेटिव को। उसके बाद कोऑपरेटिव इसको डेवलप करना शुरू कर देता है, और उसमें फिर फंडिंग जो है डिफरेंट सोर्सेज से आ जाती है। फार्मर्स की भी फंडिंग आ जाती है, और एंटरप्रेन्योर्स की फंडिंग आ जाती है, फिर सीएसआर फंडिंग आ जाती है। उसके बाद इन्वेस्टर्स आ जाते हैं, फिर वो अट्रैक्ट करते हैं सब्सिडीज एंड ग्रांट्स डिफरेंट सोर्सेज से। तो फंडिंग 8-10 तरीकों से इसमें आ जाती है, नंबर 1। अब बिजनेस अपॉर्चुनिटीज कौन कौन सी इसमें से निकलती हैं? पहले दिन से ही इनपुट साइड से आपको फेंसिंग पहले करनी है। तो फेंसिंग जो है डजन्स ऑफ किलोमीटर्स की आ जाती है फेंसिंग, जिसमें कई करोड़ रुपए लग जाते हैं एक एक प्रोजेक्ट में। उसके बाद वाटर सोर्स का डेवलपमेंट, उसके बाद इरिगेशन सिस्टम का इंस्टॉलेशन, ये सब करोड़ों में ही हो जाता है। उसके बाद प्लांटिंग प्लान, लैंड डेवलपमेंट, इक्विपमेंट्स, एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट्स, ये सारे बिजनेस एक्टिविटीज हैं। उसके बाद जो आउटपुट साइड में है, आउटपुट साइड में जो भी प्रोडक्शन निकलेगा उसकी मार्केटिंग, उसका वैल्यू एडिशन, उसका प्रोसेसिंग, आप समझे? ये तो जी, होंगे जी, प्रोजेक्ट से रिलेटेड। अब क्योंकि ये सारे इंटीग्रेटेड वेस्टलैंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, इसमें एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर के अलावा डेयरी फार्मिंग भी आ जाएगा, मिल्क प्रोडक्शन भी होगा, मिल्क प्रोडक्शन के साथ मिल्क प्रोसेसिंग भी होगा, चीज और बटर और दही और घी बनाने का वो सिस्टम भी चलेगा।
उसके बाद क्योंकि ये इंटीग्रेटेड जो वर्ड है शुरू में ही बता दिया था, इसमें एजुकेशन भी आएगा, हेल्थ भी आ जाएगा, ट्रेनिंग भी आ जाएगा, स्किल डेवलपमेंट भी आ जाएगा, स्पोर्ट्स भी आ जाएगा। तो आप समझ रहे हैं, ये सारी जी 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 बिजनेस एक्टिविटीज हैं और सारे वर्टिकल्स हो सकते हैं बिजनेस के। जी। तो बिजनेस तो हर स्टेप पे इसमें इन्वॉल्व है और अलग अलग टाइप के बिजनेस फैमिलीज या बिजनेस पीपल जो है उसमें जुड़ सकते हैं, इंडिविजुअल लेवल पे या अपनी फैमिली के लेवल पे या कंपनी के लेवल पे। तो ये जो कोऑपरेटिव बनेगी, ये कोऑपरेटिव में मिनिमम कितने लोगों के होने की जरूरत है? कोऑपरेटिव का तो एक प्रोसेस होता है, 11 या 12 लोग चाहिए हो एक कोऑपरेटिव बनाने के लिए। वो पूरे देश के लिए एक ही रूल है। जी जी। तो पहले 11 मेंबर्स का आप कोऑपरेटिव बना दीजिए, उसके बाद उसमें कितने 100 या 1000 मेंबर्स डाल सकते हैं आप, तो उसमें कोई ओके ओके लिमिट नहीं है। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। मंटू जी, मैं चाहूंगा इस स्टेज पे टू गेट द एंट्री ऑफ मिस्टर ऋषभ सावंत सुखा। ऋषभ जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर लें और सामने आए। धन्यवाद। मैं चाहूंगा कि ये जो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज वाला सेगमेंट है, चूंकि मंटो जी तो एक बड़े विजनरी हैं और उनके पास बड़े प्लान हैं, डेवलपमेंट की सोच रखते हैं, लेकिन बिजनेस की बात कैसे करें? तो बिजनेस के लिए मैं चाहता हूं कि ऋषभ जी आप सामने आए और लोगों की जो जिज्ञासा है उसको शांत करें, और मंटो जी की लाइफ के जो कुछ अनछुए पहलू हैं उन पर भी हमें जानकारी दें। ऋषभ जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद राकेश जी। और आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? मैं यहाँ जुड़े हुए दर्शकों के जानकारी के लिए बता दूं कि ऋषभ सावंत सुखा जी गुरुग्राम से हैं और गुड़गांव में आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी की प्रैक्टिस करते हैं और साथ में एग्री बिजनेस के लिए बहुत बड़े कंसल्टेंट हैं और मंटो जी के साथ में मिलकर ये पूरे देश में एग्री बिजनेस के प्रोजेक्ट्स की प्लानिंग कर रहे हैं। ऋषभ जी, ओवर टू यू। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि हमारे दर्शकों को ब्रॉडली ये बता दें कि किस तरह की बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हैं और इसको आगे किस तरह से वो एनकैश कर सकते हैं। धन्यवाद राकेश जी। राकेश जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, प्लीज गो अहेड। तो सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करूंगा भारतीय जैन संगठन का और आप सभी लीडरशिप का कि जिन्होंने हमें ये मौका दिया, और मंटो साहब का भी जो जिन्होंने अपना समय हमारे लिए निकाला। तो जितने भी भाई यहाँ सुन रहे हैं, मैं पहले ये बताना चाहूंगा कि मैं 8th जनरेशन फार्मर हूँ। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट, MBA फाइनेंस और मीडिएटर के अलावा मेरा जो मेन प्रोफेशन जो है वो है फार्मिंग का। और मंटो साहब से जब मैं परिचय में आया, हम किसी कॉमन फ्रेंड के यहाँ पे सवेरे ब्रेकफास्ट मीटिंग पे थे और मंटो साहब वहाँ पे एग्रीकल्चर की बात कुछ कर रहे थे। और मुझे याद है कि भी मैं अपना ब्रेकफास्ट तो खा रहा था, लेकिन मेरा ध्यान उनकी बातों में ज्यादा था क्योंकि मुझे उसमें ज्यादा रस आ रहा था। क्योंकि इनकी जो सोच थी, डिस्ट्रीब्यूटेड ओनरशिप मॉडल, इनका जो मॉडल था, वो मॉडल एक्चुअल में मैं ढूंढ रहा था। इवन व्हेन आई वाज वर्किंग इन कॉर्पोरेट, मेरे को कहीं ऐसा पूरे विश्व में ऐसा मॉडल नहीं मिला, क्योंकि मैंने ओरेकल में करीबन 60 कंट्रीज की कंप्लायंस मैंने हैंडल करी। लेकिन मुझे इस तरह का मॉडल एग्रीकल्चर में, और ये मॉडल कहीं भी किसी भी क्षेत्र में लगाया जा सकता है, दिस इज अ डिस्ट्रीब्यूटेड ओनरशिप मॉडल अंडर विच एवरीबडी इज ओनर। तो जहां तक सवाल आता है कि इसमें मेरे लिए क्या है, अगर आप किसी के भी भाई के मन में ये सवाल अभी आ रहा हो कि भी मेरे लिए इतने बड़े प्रोजेक्ट में क्या अपॉर्चुनिटी है, तो मैं ये बताना चाहूंगा कि इसमें सैकड़ों अपॉर्चुनिटीज निकलती हैं। और मुझे याद आता है कि भी मैंने मंटू जी से जब भी बात करी, उन्होंने हमेशा मुझे एक ही बात कही कि ऋषभ, हमें देने के भाव से कोई भी काम अगर हम करेंगे तो हमें बहुत कुछ मिल जाएगा। और ये हमारा जैनिज्म भी यही कहता है कि हमें देने के भाव से ही काम करना चाहिए और जिंदगी का पर्पस जो है कुछ होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए पर्पस। तो विद दैट आई ऑल्सो गॉट माई सेल्फ एसोसिएटेड, क्योंकि जो मेरा कॉर्पोरेट अनुभव था वो हमेशा वर्ल्ड के नंबर 1 कंपनीज में ही मैंने काम किया। और ये भी मुझे लगता है कि ये प्रोजेक्ट भी वर्ल्ड का नंबर 1 प्रोजेक्ट है जिसको हम काम कर रहे हैं, और ये यूनिक है। वर्ल्ड में ऐसा प्रोजेक्ट पहले कभी हुआ नहीं है। तो आज अपॉर्चुनिटी की जहां बात करते हैं, तो सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि एग्री बिजनेस वैल्यू चेन में एग्रीकल्चर को आप एग्री बिजनेस की तरह देखिए, और फिर ये पता लगाइए कि आप कहाँ पे हैं। एक्टिव एग्रीकल्चरिस्ट हैं, या आप ट्रेडिंग में इन्वॉल्व इंटरेस्ट हैं, या वैल्यू प्रोसेसिंग मैन्युफैक्चरिंग में जाना चाहते हैं, या अपना ब्रांड बनाना चाहते हैं। देखिए, आज हम दिन में 3 मील
लेते हैं, पर्यूषण का समय चल रहा है तो हम शायद अभी उपवास वगैरह भी करते हैं, की जो अपॉर्चुनिटीज होती है ये मल्टी बिलियन अपॉर्चुनिटी हम इसको कह सकते हैं। क्योंकि अगर हम फूड ट्रेसेबिलिटी की बात करें तो वेस्टलैंड डेवलपमेंट के साथ साथ हम एक फूड ट्रेसेबिलिटी का इकोसिस्टम भी खड़ा कर रहे हैं। हम डिजिटल टेक्नोलॉजी को यूज करके वी कैन टेल द कंज्यूमर फ्रॉम वेयर द फूड इज कमिंग, एंड दैट इज अ बिग अपॉर्चुनिटी, नंबर वन। नंबर टू, वैल्यू प्रोड्यूसिंग, फार्म से होम तक, फार्म से किचन तक की जो जर्नी है, उस जर्नी के अंदर में देयर आर हंड्रेड्स ऑफ पीपल हु गेट इन्वॉल्व एंड दे गेट बेनिफिटेड ऑल्सो। छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, हम आज सवेरे जब हम पोहा का नाश्ता करते हैं, मुंबई में कांदा पोहा खाया जाता है, इंदौर में मीठा पोहा खाया जाता है और गुजरात में किसी अलग तरीके से बनाया जाता है। लेकिन आपने कभी सोचा है कि 25 प्रकार के उसमें इंग्रेडिएंट्स डलते हैं और हर इंग्रेडिएंट को कोई ना कोई उगा रहा होता है कहीं ना कहीं पे, और वो कहीं से प्रोसेस होके किसी फैक्ट्री से निकल के, किसी फार्म से निकल के आपकी प्लेट तक आता है। तो एग्री बिजनेस जो है वो हम सबकी लाइफ में ऑलरेडी है, हमें उसको दृष्टिकोण को बदलना है। और अच्छा अन्न, स्वस्थ अन्न और स्वस्थ मन, कोविड ने हमें ये चीज सिखा दी है। और इस चीज के बारे में जब हम पहले बात करते थे तो शायद ऑर्गेनिक वाज ए फैड, इट वाज ए फैशन, कि साहब हम ऑर्गेनिक खाते हैं, हम ये करते हैं, वो करते हैं। लेकिन अब ये फैड नहीं है, ये हमारी जरूरत बन चुकी है, पूरे विश्व की जरूरत है। तो भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे 20 बड़ी नदियां, 200 छोटी नदियां, 20,000 किलोमीटर का रिवर बेड किसी और कंट्री में नहीं है। 1 लाख से ज्यादा प्रजातियां हमारे बोटेनिकल वैरायटी हमारे यहाँ ग्रो होती है। तो मंटो साहब का जो एक्सपीरियंस है हॉर्टिकल्चर का, उनका जो गहरा अनुभव, 5 प्रधानमंत्रियों के साथ इन्होंने काम किया है, इसके अलावा इजराइल सरकार के एडवाइजर रहे हैं। तो इनके साथ काम करके मुझे बड़ा मजा आता है, क्योंकि हम लोग ट्रेवल भी साथ में करते हैं, हम गांव खलिहान में जाते हैं, लोगों को ऑन ग्राउंड रूट्स पे हम जाके मिलते हैं। एक्चुअल में एग्रीकल्चर इज नॉट ए सब्जेक्ट ऑफ ड्राइंग रूम, बोर्ड रूम। एक्चुअली मंटो साहब का जो मॉडल है फार्म से बोर्ड रूम तक का मॉडल है। इन्होंने पूरी जर्नी को ही देखा हुआ है, क्योंकि ही हैज वर्कड इन बोर्ड रूम, ही वाज हेड ऑफ मोंसेंटो, ही हैज वर्कड ऑन द फार्म, ही वाज वन ऑफ द लार्जेस्ट एप्पल ग्रोवर इन द कंट्री। तो ये जो अनुभव मिलता है एवरी डे, ऐसी बहुत सारी बातें होती है। और ये अन्न को प्रसाद की तरह मानते हैं, क्योंकि ये कहते हैं कि अन्न उगाने वाला, उसकी भी पूजा होनी चाहिए। और मुझे आज मेरी ग्रैंड मदर की एक बात याद आती है। उन्होंने कहा था कि तुम्हारी सक्सेस ये नहीं है कि तुम खुद क्या कर रहे हो, तुम्हारी सक्सेस ये है कि तुमने कितने लोगों का रोजगार तुम्हारी होने की वजह से चल रहा है। और यही एक सक्सेस है। एक अगर हम जैन परंपरा के हिसाब से भी देखें तो हमारे होने से कितने लोगों का घर चलता है, ये हमारी सक्सेस का फार्मूला होना है। ऋषभ जी, मैं इंटरप्ट करूंगा आपको और मैं चाहूंगा आपसे ये सुनना कि पहली बात तो ये कि बहुत सारे लोग, मुझे जो समझ में आया कि 150 लोग अगर मिलकर एक कोऑपरेटिव मॉडल पे इस वेस्टलैंड की पे फार्म डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छा मॉडल है। इसमें फंडिंग भी मोंटा जी ने बताया कि बहुत अच्छी मिल सकती है और एक बड़ा काम हम मिलकर कर सकते हैं और एक इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हैं। मैं आपसे एक चीज और जानना चाहता हूँ, क्या आपने इतने नजदीक से मंटो जी के साथ में काम किया है, तो क्या आप उनके कुछ विशेष अनुभव हमसे शेयर करेंगे कि मंटो जी की पर्सनालिटी, मंटो जी की जो काम करने की शैली है, उसमें आपने अलग क्या पाया, अनूठा क्या पाया, ऐसा क्या पाया कि वो कुछ इतना जहां हाथ डालते हैं वही मतलब सोना निकलता है। तो ऐसी क्या अनूठी शैली है उनकी जिसके कारण वो इस तरह से मतलब एडवांसमेंट ला पाए एग्रीकल्चर में, और जहां कुछ नहीं होता वहां पर भी चमन बना दिया। इनका जो एक सबसे बड़ा गुण है जिसका मैं कायल हूं, वो है फोकस। मैंने बहुत बार कोशिश करी कि मैं इनको डीफोकस कर दूं। मैं इनके साथ जब होता हूं, मेरे मन में 20 तरह के ख्याल आते हैं, मैं इनको बताता रहता हूं, लेकिन ये टच से मस नहीं होते हैं और ये उस बातों को सुन के भी अनसुना कर देते हैं, क्योंकि ये पिछले 40 साल से फोकस है वेस्टलैंड डेवलपमेंट पे। मैं कभी कभी इनके पास प्रोजेक्ट लेके जाता हूँ, क्योंकि मेरे तो काफी सारे क्लाइंट है, वो कहते हैं मेरे पास 100 एकड़ है, कोई कहता है मेरे पास 200 एकड़ है, मेरी जमीन भी डेवलप कर दो। तो मैं इनके पास चला जाता हूँ कि मंटो साहब ये भी डेवलप कर दें। तो ये कहते हैं कि मुझे 1 मिलियन एकड़ डेवलप करनी है, मुझे ये 150 एकड़ में नहीं उलझना है। तो ये टच से मस नहीं होते। तो आई थिंक इनका जो फोकस है वो काबिले तारीफ है, और वही एक वजह है कि आज इतने सालों बाद भी ये इस सब्जेक्ट के ऊपर इनकी जो पकड़ है वो गहरी गहरी होती गई है। और मेरे ख्याल से ये हमारे सबके लिए एक सीखने का विषय है। हम जो भी करें, छोटा काम या बड़ा काम, अगर हम फोकस के साथ करें तो सक्सेस जरूर मिलेगी। वरना लद्दाख जैसे कठिनतम प्रदेश में, सब हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड पे, जहाँ सांस लेने के लिए ऑक्सीजन भी नहीं है,
वहां पे केसर उगाना कोई हंसी खेल नहीं है। जी जी, मैं मंटो जी के पास वापस जा रहा हूं और मंटो जी से प्रश्न पूछता हूं। मंटो जी, ये जो लद्दाख में आपने काम किया है, ऐसा कहते हैं कि सर्दी के दिनों में वहां -30 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर होता है, तो ऐसी जगह पर जाकर काम करना, और न सिर्फ काम करना बल्कि ग्राउंड पे, अंदर रह के नहीं, ग्राउंड पे जाके काम करना, क्या ये कैसी हिम्मत आई आप में कि अपन -30 डिग्री टेम्परेचर पे जाके काम करें और आपके परिवार वाले भी इसमें साथ दे रहे हैं? ये सब कैसे करिश्मा हुआ मंटो जी? मैंने शुरू में ही बता दिया था कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, ये डेस्टिनी करा रही है। No, you are being modest, not taking credit, but yes. मजाक नहीं कर रहा हूं मैं, क्योंकि आपने -30 डिग्री की बात की, मैं तो वहां -47 डिग्री में भी रहा हूं। Oh my God. तो -30 में -45 -47 में मैं तो मेरा हार्ट अटैक हो गया था, हाइपोथर्मिया हो गया था एक्चुअली। Oh. तो लेकिन उसके बाद भी जिंदा हूं, और उसके बाद भी मैं वापस कई बार गया हूं वहां पर लद्दाख में। तो कहने का ये है कि ये बड़ा इंटरेस्टिंग काम है, क्योंकि जहां कोई भी नहीं कर सकता है या जहां कुछ भी नहीं हो सकता है, वहां हम करके दिखाते हैं। थोड़ा सा चैलेंजिंग भी होता है, थोड़ा सा थ्रिलिंग भी होता है, और लकीली क्योंकि डेस्टिनी का पार्ट है, तो फैमिली मेंबर्स भी पूरा साथ दे रहे हैं इसमें। वाह। तो इसीलिए मैंने कहा कि ये मेरा अकेले का मिशन नहीं है, ये प्रभु का मिशन है, और डेस्टिनी ले जा रही है। डेस्टिनी जब ले जाती है तो सारी चीजें फिर उसी हिसाब से बैठ जाती हैं। तो जहां तक रही बात -30 में, आपने मेरी एक फोटो अभी दिखाई थी शुरू में, तो जिसमें वो हेडगियर वगैरह भी था, वो जो है ड्रेस -30 की टेस्टेड है। -30 में आप ऑपरेट कर सकते हैं, क्योंकि शुरू के 2-3 साल जो है 2015 2016 मैं सर्दियों में वहां खुद हर महीने रहता था, कम से कम 2-2 हफ्ते, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये देखने के लिए कि कैसे यहाँ सर्वाइव करते हैं। उसके लिए क्या क्या चीजें करनी पड़ती हैं। जब हमारा स्टाफ होगा तो वो कैसे रहेगा, उनको क्या क्या फैसिलिटी देनी पड़ेगी। तो वो मैंने अपने आप को उसमें 2-3 साल डाल दिया, ताकि मैं खुद अनुभव कर सकूं, और उसके बाद उसी हिसाब से लोगों को वैसी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर दें। तो राइट सर। मंटो जी, इट इज वेरी इजियर सेड देन डन। ये कहना बहुत आसान लग रहा है, पर लेकिन वास्तव में मुझे मालूम है कि इतना आसान है नहीं। जब मैं पहली बार लेह में गया था, तो मुझे पहले दिन तो यह कहा था कि एक दिन पूरा आपको एक्लेमेटाइजेशन के लिए चाहिए और कोई फिजिकल एक्टिविटी मत करिए, सिर्फ गर्म पानी पीजिए। तो वहां पर जिंदगी गुजारना, सर्दी के मौसम में जाना और खेतों में जाना, तो ये कोई मतलब हम सिर्फ सुन के वो अनुभव ही नहीं कर सकते जो एक्चुअल वहां पर होगा। मंटो जी, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, और वो ये है कि आपके लाइफ में ये जो इतना बड़ा मिशन आपके सामने, जिसको आप गॉड्स विल करके बोल रहे हैं कि तो ईश्वर की मंशा थी, डेस्टिनी मुझे ले जा रही है, इस मकसद की तरफ जब आपके कदम बढ़े, तो कैसे बढ़े, और इसका कोई मेजर टर्निंग पॉइंट था जिसने आपको इस मेगा मिशन के साथ जोड़ दिया? व्हाट वाज दैट टर्निंग पॉइंट? विल यू बी एबल टू शेयर विद अस? टर्निंग पॉइंट जो है, टर्निंग पॉइंट तो एक्चुअली जब मैं यूनिवर्सिटी में ही था, तो कुछ ऐसे चीजें हुई कि मुझे जो है 2 साल के लिए संन्यास भी लेना पड़ा था। यूनिवर्सिटी से निकलते ही मैं 2 साल एक्चुअली सन्यासी बन गया था। तो कोई ट्रेजेडी हुई थी हमारे घर में, तो मुझे जो है थोड़ा सा इस दुनिया से दूरी करनी पड़ी थी, और इतना बड़ा शॉक लगा था। हमारे किसी करीबी की डेथ हुई थी जी। तो वो शॉक जो है बहुत लाइफ चेंजिंग, उसने जो है वो धमाका किया था हमारी लाइफ में उस वक्त। तो वो तो पहला इंसिडेंट था जिसने ये दिखा दिया कि ये इस दुनिया में जो है सब कुछ फ्रेजाइल है, कुछ भी परमानेंट नहीं है, सब यहाँ किराएदारी है। तो बिल्कुल सही है। दूसरा जो है, जब कश्मीर का जो आतंकवाद की वजह से हमें
रातों रात जो है सारा रजवाड़ा छोड़ना पड़ा। 125 साल की जो एसेट्स थे वो 2 घंटे के अंदर खाली करने पड़े। राइट। उससे ये लगा कि आप कितने ही प्रॉपर्टीज बना लो, कितनी गाड़ियां खरीद लो, कितना ही बाकी धन कमा लो, ऊपर वाले ने जिस दिन उसको लात मारनी है तो वो 1 मिनट में वो आपसे दूर हो जाएगा। तो इसलिए फिर मैंने ये डिसाइड किया, अब जो भी करेंगे अब पहले जनता जनार्दन के लिए करेंगे, अननोन लोगों के लिए। आप इंडिया गेट पे जाते हैं 26 जनवरी को, जब भी सलामी होती है उससे पहले हमारे राष्ट्रपति जाते हैं, अपने डिफेंस के तीनों चीफ्स जाते हैं, रक्षा मंत्री जाते हैं। वहां पर सलामी किसको दी जाती है? अननोन सोल्जर को। राइट। इसी तरह से मैं जो काम करता हूं वो अननोन इंडियन के लिए करता हूं, अननोन एक्चुअली ग्लोबल आदमी के लिए कर रहा हूं, क्योंकि अब इंडिया से भी बाहर हमने बातचीत शुरू कर दी। अफ्रीका को भी डेवलप करने का हम बेड़ा उठा रहे हैं। 12 कंट्रीज ऑलरेडी हमने सिलेक्ट कर दी वर्ल्ड बैंक के साथ मिलके। तो हम अननोन लोगों के लिए काम कर रहे हैं, ताकि और उसमें जितने पिछड़े हुए हैं उनको जो है सबसे पहले वो हमारे टारगेट पे होते हैं उनके एरिया में, ताकि उनको जोड़ा जाए उस डेवलपमेंट काम के साथ। और हमें अपने नाम पे करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि हमारा तो कुछ है भी नहीं। सारे लोग वैसे ही किराएदार हैं, जिसके नाम पे है वो भी किराएदार ही है, उन्होंने भी एक दिन उसको यहीं छोड़ के जाना है। तो इसलिए तो अपने नाम पे करने की जरूरत ही नहीं, इसीलिए हमने ये डिस्ट्रीब्यूटेड ओनरशिप मॉडल जो है उसको अपनाया है, तो सभी को पसंद है और काम करने में इसमें बड़ी आसानी होती है हमें। और इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं आ जाता है, कोई डिसएग्रीमेंट नहीं आ जाता, सारा कंसेंसस से हो जाता है। अननोन जगह पे जाके लोग हमारे साथ कोऑपरेट करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हम अपने लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, ये वेरी गुड, वेरी गुड, लोगों के लिए कर रहे हैं, उनके लिए कर रहे हैं। मंटो जी, आपकी बात सुन के मुझे अभी अभी जो शहीद हुआ, अभी जो जिनका इंतकाल हुआ, ऐसे हमारे इंदौर के शायर थे राहत इंदौरी, उनका ये शेर याद आ गया कि सब किराएदार हैं यहाँ, किसी का जाति मकान थोड़ी है। एग्जैक्टली वही चीज जो वो कह रहे हैं या बाकी लोग कह रहे हैं, वही हम कह रहे हैं। जी जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और मुझे आपकी ये जो डाउन टू अर्थ अप्रोच है कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें जो सबसे पुअर एंड डेस्टिट्यूट लोग हैं, जहां हंगर है, उन लोगों को आगे बढ़ाना है। आई थिंक दिस इज अ ग्रेट मिशन एंड दिस इज वंडरफुल एंड सो मेनी पीपल वुड लाइक टू कनेक्ट टू दिस, न सिर्फ अपने फायदे के लिए बल्कि इस दुनिया को बेहतर बनाने के लिए। जी, बहुत अच्छी बात। इस पॉजिटिव नोट पे हम ये प्रोग्राम को यहाँ हमारे स्ट्रक्चर प्रोग्राम को खत्म करते हैं। और जो लोग यहाँ पर जुड़े हैं हमारे साथ, उनमें से कुछ लोग अगर क्वेश्चन पूछना चाहें तो वो अगर हैंड रेस करें तो हम बारी बारी से उन्हें मौका दे सकते हैं। सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे नेशनल जनरल सेक्रेटरी संप्रति जी सिंघवी को कि वे आए और अपनी बात रखें, और फिर हम जो और दूसरे हैंड रेस होंगे उनसे एक एक करके बात करेंगे। संप्रति जी सिंघवी अगर हो तो प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड संप्रति सर नहीं दिख रहे सर। नहीं दिख रहे क्या? ओके 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 ओके। अभय जी सेठिया दिख रहे हैं मुझे। अभय जी सेठिया, आप अपने आप को अनम्यूट करके आप अपनी बात कह सकते हैं। हाँ हाँ, धन्यवाद। राकेश जी, आवाज आ रही है मेरी? जी जी, प्लीज गो अहेड। हाँ हाँ राकेश जी, ये जो सारा सुना है ये वास्तव में अनबिलीवेबल और लगता है कि काफी वंडरफुल ऐसा ये सब पूरा खेल है। लेकिन मंटू जी का पुरुषार्थ और मंटू जी की जो एक कहना चाहिए कि वही उनका जो एक अपना अप्रोच है, उसकी वजह से वे काम कर रहे हैं। हाँ, उनका जो डिवाइन अप्रोच है, मुझे लगता है कि यही उनको कार्य काम के लिए कर रहा है, आगे बढ़ रहे हैं। और मैं
ज्यादा दूर से कोई सवाल करने की स्थिति में नहीं हूँ, लेकिन मैं यही चाहता हूँ कि बीजेपी के माध्यम से भी हम मंटू जी से मार्गदर्शन लेकर इनके प्रोजेक्ट को हम कैसे बढ़ा सकते हैं और बीजेपी कैसे लग सकती है, तो इनसे आप मार्गदर्शन हमें अपेक्षित है। थैंक यू अभय जी। हमारे साथ मंटो जी एक यंग स्टार्टअप ओनर जुड़े हैं, मिस्टर अर्चित कर्नावट, जो एग्री बिजनेस से ताल्लुक रखते हैं। मैं अर्चित को रिक्वेस्ट करता हूं कि वो अपने आप को अनम्यूट करें और अपनी बात रखें। ओवर टू अर्चित कर्नावट प्लीज। अर्चित, क्या आप मेरी बात सुन पा रहे हैं? नहीं सर। उनको अनम्यूट कर दें एक बार। उनको खुद को करना पड़ेगा सर। अर्चित जी, अगर आप मेरी बात सुन पा रहे हैं तो अपने आप को अनम्यूट कर दें। शायद नहीं है सर। हाँ, आवाज नहीं आ रही शायद। ओके, एनीबडी वुड लाइक टू टॉक एनीथिंग? आप में से कोई भी इंटरेक्ट करना चाहें तो अपना हैंड रेस करके अनम्यूट करके अपनी बात कह सकते हैं, एक एक करके बारी बारी से। राजेश जी जैन। जी, आप एक एक करके अनम्यूट कर दें। राजेश जी जैन, प्लीज गो अहेड। जय जिनेंद्र जी। हेलो जी, प्लीज गो अहेड। राजेश जैन, यादगिरी, बीजे डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर जी। मेरा क्वेश्चन है कि हम लोग 2 साल से पानी का काम कर रहे हैं, डिसिल्टिंग का जी। तो हम लोगों का यहाँ पे किसान, जैसा भी झारखंड में एक स्कीम है अभी लखपति किसान, सेंट्रल गवर्नमेंट की जी। तो उसमें अपने एरिया में कैसा वो सिस्टम को फॉलो करना चाहिए। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हम बात किए, कोई रेस्पॉन्स मिला नहीं है। किसान, हमारे यहाँ पे पानी का जमावड़ा भी अच्छा है, यहाँ पे 350 तालाब है, उसमें हम लोगों ने 2 साल में बहुत बढ़िया काम किया डिसिल्टिंग का बीजेस की तरफ से। मंटो जी, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भारतीय जन संगठन पिछले कई वर्षों से देश में ड्रॉट फ्री इंडिया बनाने की मुहिम शुरू कर रखा है, और अभी कर्नाटक के रायचूर और यादगीर जिलों में भी ये काम शुरू हुआ है, और वहीं से ये आपसे जानकारी ले रहे थे। तो क्या आप इन्हें इस बारे में कुछ गाइडेंस दे पाएंगे? वो थोड़ा सा स्पेसिफिक क्वेश्चन हो तो मेरी समझ में नहीं आया इनने पूरा क्या कहा वहां पर। जैसा भी सेंट्रल गवर्नमेंट जो स्कीम है अभी झारखंड में चालू की है, जो शुरुआत की है। झारखंड की बात कर रहे हैं या कर्नाटक की? अभी नहीं, कर्नाटक की, लेकिन झारखंड में पॉलिसी चालू है लखपति किसान। झारखंड में एक स्कीम में आप काम कर रहे हैं अभी? नहीं, वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है लखपति किसान। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है जो पूरे देश में चल रही है, झारखंड में भी चल रही है। हाँ, तो कर्नाटक में वो अभी आ रही नहीं है। यहाँ पे पानी की व्यवस्था बहुत अच्छी है। हमारे यहाँ पे 350 तालाब है। 350 तालाब हैं, तो वो स्कीम आप वहां पर लाना चाहते हैं? हाँ, और उसके बाद गवर्नमेंट का, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का सपोर्ट नहीं मिल रहा हमको। हम लोगों ने पानी का काम बहुत बढ़िया किया है, और लास्ट टाइम अपने को नीति आयोग से फर्स्ट प्राइज मिला यादगिरी डिस्ट्रिक्ट को। तो वो तो किसान जो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज हैं वहां पर आपके, कौन से डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हैं आप? यादगिरी कर्नाटका। यादगिरी कर्नाटका। ये थोड़ा सा लॉकडाउन खुल जाएगा। हाँ, ये नॉर्दर्न कर्नाटक में पड़ता है ना? हाँ, नॉर्दर्न कर्नाटक। तो हम जो है ऑलरेडी नॉर्दर्न कर्नाटका हमारे रडार पे है पहले ही फेज में। तो हमारा मेन प्रॉब्लम कैसा है, फार्मर्स माइग्रेट बहुत हो रहे हैं यहाँ से। मुझे मालूम है, हमने ऑलरेडी जो है ये कोरोना से पहले ही हमने उसको, जब ये गवर्नमेंट भी नहीं आई थी उससे पहले जो उसकी थी देवेगौड़ा जी के बेटे की गवर्नमेंट थी, उस वक्त भी प्रपोजल बना दिया था नॉर्थ कर्नाटका के जो 4-5 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें ये वेस्टलैंड डेवलपमेंट का काम पहले फेज में शुरू करने का। तो अभी जो जहां भी लॉकडाउन खुल जाएगा तो हम बेंगलोर आने वाले हैं, और सबसे पहले नॉर्दर्न कर्नाटका का जो है वो फोकस में आ जाएगा। हो सकता है हम यादगिरी डिस्ट्रिक्ट भी उसमें ऐड कर देंगे पहले ही फेज में।
क्यों बोल अभी अब कर्नाटक में यादगिरी मॉडल बना है पानी का। वो अच्छी बात है, आपने आधा काम तो कर दिया, वाटर सोर्स तो डेवलप कर दिया, लेकिन अब उसको आगे जो है यूटिलाइज करना है कल्टीवेशन के लिए। हाँ जी। हाँ उसमें क्यों जो मतलब है मेन हम आपकी पूरी मदद करने को तैयार हैं। अगर लॉकडाउन से पहले ही आप मदद चाहते हैं तो हमारे साथ ईमेल में जो है आप इंटरेक्ट कर सकते हैं, नंबर 1। अदरवाइज अगर थोड़ी सी पेशेंस है तो जिस वक्त ये लॉकडाउन खुल जाएगा, हमारे पहले ही राउंड में कर्नाटक है ऑलरेडी लिस्टेड है। कल और कल भी अपना प्रपोजल गया है पीएम अवार्ड के लिए यादगिरी डिस्ट्रिक्ट का। हाँ जी, कल भी अपना पीएम अवार्ड के लिए प्रपोजल गया है मंटो जी, ये डिस्ट्रिक्ट का। जो अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में बीजेएस का ड्रॉट फ्री मूवमेंट चल रहा है, उसमें यादगीर का जो परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छा है, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है, उसकी बात कर रहे हैं वो। सविता जी, may I request you to unmute निर्मल जी जैन एंड महावीर चंद जी पारेख। हम इनके साथ पूरा योगदान करने को तैयार हैं, नंबर 1। और ऋषभ जी जो है इसमें नोट कर लेंगे, जब भी हमारा कर्नाटक का विजिट होता है अभी जल्दी से जल्दी जी। तो हम जो है इनके साथ कांटेक्ट करके और इनके साथ साइट विजिट भी कर लेंगे, और उस जी। हिसाब से जो भी पॉसिबल होगा सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ, स्टेट गवर्नमेंट के साथ, अपने पर्सनल लेवल से वो सारा इनको जो है हम योगदान कर देंगे। सर मैंने अपना मेल आईडी भी शेयर कर दिया है। और राकेश जी, जो भी डिस्ट्रिक्ट में हमारी आप हेल्प चाहते हैं, हमें 500 डिस्ट्रिक्ट में काम करना है। महाराष्ट्र और कर्नाटक दोनों हमारे उस पे है, फर्स्ट फेज के लिए है, और वी कैन डेफिनेटली लुक एट दैट। ऋषभ जी, फॉर योर इंफॉर्मेशन, नीति आयोग के साथ बहुत नजदीक से बीजेएस काम कर रहा है, और नीति आयोग ने करीब 115 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स आइडेंटिफाई किए हैं जो वाटर स्टार्ट डिस्ट्रिक्ट हैं, और उसमें बीजेएस को इन्वॉल्व करके बीजेएस मॉडल पे ड्रॉट फ्री मूवमेंट को लागू करने का प्रोग्राम कर रहे हैं। तो डेफिनेटली इन 115 डिस्ट्रिक्ट में जैसे तो जैसे बारी बारी से हम जाएंगे तो हम आपस में मिलकर इसको मूवमेंट को आगे बढ़ा सकते हैं। ओवर टू सविता जी, हु इज नेक्स्ट, हु इज अनम्यूटेड? महावीर चंद, उनको खुद को करना पड़ेगा सर। महावीर जी, आप अपने आप को अनम्यूट करके आप अपनी बात रख सकते हैं। सर जय जिनेंद्र, मैं महावीर पारेख बोल रहा हूँ, कर्नाटक का नेक्स्ट इलेक्ट प्रेसिडेंट बात कर रहा हूँ। जी जी सर मैं बीजापुर से हूँ। मंटो जी, मैं जय जिनेंद्र, नमस्ते। नमस्कार। सर मैं बीजापुर से हूँ। बीजापुर आपके राडार पर रहेगा सर। बीजापुर जो कि नॉर्थ कर्नाटका का एक बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, और हमारे यहाँ महाराष्ट्र के बॉर्डर पे हम लोग हैं। यहाँ पर बहुत सारी वेस्टलैंड है, जितनी भी चाहिए उतनी वेस्टलैंड मिल सकती है। तो यहाँ पर क्या चीज आप प्लान कर रहे हैं, और इसमें हम लोग कैसा है, हमारा क्या सहयोग रह सकता है आपको? ओके, इसमें ऑलरेडी हमने प्लान बनाया, नॉर्थ कर्नाटक बीजापुर के लिए भी बनाया है, और जब भी हम आएंगे सबसे पहले आपके एरिया में ही आपको जोड़ के जो भी प्रोजेक्ट करना होगा वो करेंगे हम। मिनिमम कितना एकड़ लैंड की जरूरत पड़ती है सर, या और सरकारी लैंड ही चाहिए या प्राइवेट चलता है? हम जनरली जो है सरकारी लैंड जो वेस्टलैंड होती है उस पे काम करते हैं। पर्सनल लैंड जो है उसको हम जनरली अवॉइड करते हैं, क्योंकि वहां फिर डिस्प्यूट्स आने शुरू हो जाते हैं, पर्सनल इंटरेस्ट आने शुरू हो जाते हैं। अच्छा। तो हम जो है इनिशियली गवर्नमेंट की लैंड को टारगेट करते हैं, और क्योंकि वहां हमें एक ही जगह से डील करना पड़ता है, उसके बाद वहां टेक्नोलॉजीज डेवलप करके इंडिविजुअल फार्मर्स जो है उसको रेप्लिकेट कर सकते हैं अपने अपने फार्म पे। तो सर कर्नाटक, अपना नॉर्थ कर्नाटक में आप कौन सा क्रॉप के लिए आप प्रीफर कर रहे हैं सर? आप पर्सनल लेवल पे महावीर जी आप बात कर लेंगे अपन, और बिल्कुल आप तो अगले साल लीडर है कर्नाटक के, तो डेफिनेटली कमान आपके हाथ में ही रहने वाली है। ऋषभ जी, सर आप जब भी बीजापुर पधारो तब हमको जरूर संपर्क करें सर। ऋषभ जी नोट कर रहे हैं इस बात को, जब भी हम कर्नाटक का प्रोग्राम बनाएंगे लॉकडाउन खुलने के बाद, और पहला हमारा जो है पहले फेज में ही बेंगलोर आने का है। बेंगलोर में वो सिर्फ नॉर्थ कर्नाटका फर्स्ट फेज में हमारा जो है टारगेट है। फर्स्ट फेज में जब हम बात करेंगे तो आपसे ऋषभ जी जरूर कांटेक्ट करके वहां पर हम डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पर बैठ के
हम वहाँ का जो प्लांटिंग प्लान डिस्कस नहीं कर सकते, वो तो ठीक है ठीक है ठीक है मंटो जी, जाके। सर मैं मेरा ठीक है। मोबाइल नंबर और मेल आईडी भेजता हूँ सर। ठीक है मंटो जी। नेक्स्ट क्वेश्चन एक मिस्टर तुषार राठौर पूछ रहे हैं कि क्या आप जैन इरिगेशन ग्रुप से भी जुड़े रहे हैं, क्या आपने उनके लिए तमिलनाडु में कुछ प्रोजेक्ट्स किए हैं क्या? जैन इरिगेशन को जब भंवरलाल जी जैन जिंदा थे, जब उन्होंने ये जैन इरिगेशन कंपनी शुरू की थी 88-89 में, जी तो मैं उनके साथ जुड़ा हुआ था और इनिशियली मैंने काफी उनके लिए जो है गवर्नमेंट बिजनेस ला दिया था। वेरी गुड। और इनिशियली हम उनके डिस्ट्रीब्यूटर्स भी रहे पूरे नॉर्दर्न इंडिया में। उसके बाद हमने एक पैरेलल कंपनी भी बनाई थी पूरे इंडिया में, और लद्दाख वाले प्रोजेक्ट के लिए तो उन्होंने एक्चुअली पहला सिस्टम जो है वो डोनेट भी कर दिया था। तो Very जैन good, very इरिगेशन के साथ मेरा संपर्क पहले दिन से ही है, जब से कंपनी बनी है। विपिन कुमार जैन चांदी वाले, सविता जी इनको अनम्यूट कर दें, वो कुछ बात रखना चाहते हैं। विपिन कुमार जैन चांदी वाले, करने के लिए बोलिए। विपिन जी आप सुन पा रहे हैं? विपिन जी, विपिन जी आप सुन पा रहे हैं? अपने आप को अनम्यूट करके बात करें। सर बहुत सारी दूसरी स्टेट के लोग पूछ रहे हैं, कोई छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से, राजस्थान से। तो मुझे लगता है कि ये एक नई शुरुआत है। भारतीय जैन संगठन पानी के लिए तो काम कर ही रहा है, लेकिन कृषि क्रांति के लिए अगर आप साथ में आपका साथ मिल गया तो हम पानी के साथ साथ कृषि की पूरी क्रांति लाने में सक्षम हो सकते हैं। पहली बात तो गुड इवनिंग राकेश जी, आई वांट टू कम इन, आर यू हियरिंग मी? एक मिनट रुकिए, मंटो जी कुछ बोल रहे हैं। एक मिनट रुकिए, मंटो जी बोल रहे हैं कुछ जी। नहीं, उनको बोलने दीजिए, उसके बाद मैं बोलता हूँ। ओके ओके, प्लीज गो अहेड। विपिन जी बोलिए। Very good evening Rakesh ji, thanks for providing me this opportunity to speak at this forum. And regards respected Mantu ji, here I belong to this area in northern Uttar Pradesh, on the borders of Uttarakhand. Here at Uttarakhand, these are foothills of district Dehradun and district Haridwar. And our this district Saharanpur, district Shamli, district Muzaffarnagar in UP, western UP, and adjoining district Yamunanagar in Haryana. This is the Yamuna and Ganga basin over here. We have huge tracts at the foothills, Shivalik foothills, a huge tracts of wasteland. We are having here vacant wastelands. Some herbal and some these smaller plant forests. This is irrigation and dam area, project area. What I have in mind is there is such amount of wasteland over here that a huge opportunity is there to develop. We may find them further to irrigate, and because the total area is rain-fed, water-fed, stream and river-fed area over here. But the wastelands are there. But what is the question? The question is, I would request you to and Rakesh ji, if you can hand first-hand knowledge for it. If a visit may be possible, we can connect with the government bodies, government agencies in the state of Uttarakhand and in the state of Uttar Pradesh. I think these 4 or 5 districts, your very kind services may be available for this these 4 or 5 districts for the benefit of the masses. Yes, sir. Our services are available for the whole country, not only for the whole country, for the whole planet, number 1. Number 2, the area you are talking about, I have personally been to all these areas, northern Uttar Pradesh, Uttarakhand, Haryana. I have been to all these areas myself. I know the area like the back of my hand. But what are you talking about? What is your question that I am not able to understand? Number 1, see this, there is wasteland, but wasteland, just by being wasteland, there are at least about 20 categories of wasteland. Forest wasteland we cannot touch. Most of this land is forest wasteland, which nobody can touch. So forest wasteland has to be left as it is. Now, if there is any pasture land or
degraded pasture land, that type of wasteland is available for development. So if you are staying in those areas right now, kindly go to the district authorities and find out whether this wasteland is available for development. Once it is available for development, we are ready to come in and develop a project for that and make you the lead person for this particular project. Very good. Savita ji, can we unmute Pankaj Chopra ji from Chhattisgarh? He would like to say something. Pankaj Chopra ji from Chhattisgarh. रायपुर। पंकज जी अगर आप सुन रहे हो तो अपने आप को अनम्यूट करके अपनी बात कहें। भैया नमस्कार मंटू जी, छत्तीसगढ़ से पंकज चोपड़ा बोल रहा हूँ। छत्तीसगढ़ जनरली एक बहुत ही आदिवासी बहुल एरिया है और यहाँ पर 40% ग्रीनरी है, लेकिन साथ में काफी सारे वेस्टलैंड हैं जिसमें हम काम करते हैं। अगर कहीं आपका कोई भी प्लान हो छत्तीसगढ़ के लिए तो आप बता सकते हैं सर। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट का तो मैं एडवाइजर भी रह चुका हूँ नंबर 1, और ग्रेट सर। वहां पर जो है वाटरशेड डेवलपमेंट के मैंने काफी प्रोजेक्ट्स भी डेवलप करवाए हैं नंबर 2। नंबर 3, वहां के रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर को तो मैं यूनाइटेड स्टेट्स भी ले गया था एज ए चीफ गेस्ट फॉर सम अदर प्रोग्राम। तो मेरा जो है छत्तीसगढ़ के साथ काफी वास्ता रहा है। अब आपको स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछना पड़ेगा कि कहां पर और किस टाइप की आपको हेल्प चाहिए मेरे से, वो मिल जाएगी। नंबर 1 आंसर यस है बिफोर यू आस्क द क्वेश्चन आल्सो। Of course, sir. That is so kind of you, sir. ये बात बहुत अच्छी लगी कि आप क्वेश्चन कुछ भी पूछे, आंसर यस ही है। हाँ बस। राकेश भैया एक क्वेश्चन था जी। जैसे आप यहाँ पे एडवाइजर रह चुके हैं छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट का, तो आप बेटर तरीके से बता सकते हैं कि हम किस एरिया में काम करें, बस्तर एरिया में ज्यादा काम करें? आप नक्सल एरिया में करना चाहते हैं, मैं तैयार हूं। आप नॉन नक्सल एरिया में करना चाहते हैं, मैं तैयार हूं। आपको जो है प्रोजेक्ट बताना पड़ेगा, आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, स्पेसिफिक होना पड़ेगा। आप क्या चीज करना चाहते हैं, कौन से एरिया में करना चाहते हैं, मैं तैयार हूं। मैंने बोल दिया था ना कि सवाल पूछने से पहले ही मैं हाँ कर रहा हूं, और वो हाँ अभी भी कायम है। आई थिंक द टाइम, मंटो जी घड़ी हमारी इशारा कर रही है कि हम ओवरशूट कर गए टाइम को, और क्वेश्चंस तो आते ही रहेंगे। मैं चूंकि आपने ऋषभ जी ने सभी कॉन्टेक्ट शेयर कर दिए हैं और लोगों ने उनके कॉन्टेक्ट्स भी दिए हैं, तो नेचुरली वी विल टेक इट फॉरवर्ड फ्रॉम हियर ऑनवर्ड कि हम जितने भी इलाके हमारे पूरे देश में करीब 18-20 स्टेट्स में हमारे पूरा नेटवर्क स्ट्रांग है, तो इन सब इलाकों में हम अपने एरिया से क्या क्या काम कर सकते हैं, अपने लोगों से फीडबैक लेके आपके साथ जुड़ के ऋषभ जी के साथ कोऑर्डिनेट करके हम इस मिशन को आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे पास शब्द नहीं है मंटो जी आपके पास आपको धन्यवाद कहने के लिए, और मैं ये कहना चाहूंगा कि दुनिया में अगर आपके जैसे लोग कुछ और हो जाएं, स्वामी विवेकानंद के शब्द मुझे याद आ रहे हैं, उन्होंने कहा था, इफ यू गिव मी 100 पीपल लाइक दिस आई कैन चेंज द वर्ल्ड। साथियों, मेरे को भी मन में यही आ रहा है कि अगर मंटो जी जैसे 100 लोग इस दुनिया में हो जाएं तो दुनिया पूरी बदल सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू मंटो जी आपको, और ऋषभ जी आपको हमें कनेक्ट करने के लिए और आपको हमें सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वी एंजॉयड द शो, एंड जीना इसी के नाम से जो सीरीज हमने आपसे शुरुआत की है, ये बहुत आगे बढ़ेगी और बहुत से लोग हमसे जुड़ पाएंगे। हम एक नया मकसद, एक नया मिशन इस देश के लोगों को दे पाएंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। और आप सब लोग जो हमारे साथ ऑडियंस के रूप में जुड़े, उन सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच ईच वन ऑफ यू। थैंक यू, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। थैंक यू मंटो जी, थैंक यू ऋषभ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।